नमस्कार काबरा साहब, नमस्ते। सिटी विजन चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा, हम आपके आभारी हैं। हैदराबाद ही नहीं, राज्य भर में प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंटों में से एक हमारे आदरणीय माननीय सतीश बाला प्रसाद काबरा जी का सिटी विजन चैनल में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस संदर्भ में हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके व्यवसाय से संबंधित सारी जानकारियों से हमारे सिटी विजन के दर्शकों को जानकारी से अवगत कराएं। धन्यवाद। मैं प्रॉपर राजस्थान का हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट कुचिबला बोल का एक छोटा सा गांव, वहाँ से हम आए हुए हैं। अबाउट 150 साल पहले मेरे दादाजी राजस्थान से आकर नांदेड़ में सेटल हुए हैं। ऐसे अब हम प्रॉपर नांदेड़ के हो गए हैं। मेरा एजुकेशन स्कूल तक का नांदेड़ में हुआ है। बाद में मैं मुंबई गया, मुंबई में जाकर सीए किया, एलएलबी 2 साल किया, एमबीए किया, डिप्लोमा इन मार्केटिंग में डीएमएम किया। ये सब एजुकेशन होने के बाद में मैंने कुछ कंपनी में ट्रेनिंग ली, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल यही था कि मेरे को तो प्रैक्टिस करना है। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड सेटिंग और विचार लोगों के किस तरह क्या होते हैं। तो मैंने लेबर से लेकर टॉप एग्जीक्यूटिव तक ट्रेनिंग ली है मैंने। फिर मैंने 1982 के अंदर हैदराबाद शिफ्ट हुआ, क्योंकि मेरी वाइफ हैदराबाद से है और साबू फैमिली से बिलोंग करती है। और यहाँ आकर मैंने प्रैक्टिस शुरू की है सीए की। मेरा स्पेशलाइजेशन टैक्सेशन ऑडिट है और मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मैं सोशल संस्था से, स्पेशली एजुकेशन संस्था से जुड़ा हूँ। मैं गौशाला है, मंदिर है, दूसरी भी संस्था काफ़ी सारे हैं, कई संस्था से जुड़ा हूँ। स्पेशली मारवाड़ी शिक्षा समिति एक 98 ईयर्स ओल्ड संस्था सोसाइटी है। इसमें अबाउट 12 कॉलेजेस चलते हैं, 2 स्कूल चलती है। वहाँ पर कुछ कॉलेज में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, कुछ में करस्पॉन्डेंट हूँ, कुछ में सेक्रेटरी हूँ। इसमें वेरियस कोर्सेस आते हैं, वेरियस कोर्सेज चलाते हैं। यहाँ पर एक बार बच्चा एडमिट हो जाता है जूनियर LKG से, तो PG तक यहाँ एजुकेशन ले सकता है। ये यहाँ पर इसके सिवा हिंदी महाविद्यालय साउथ इंडिया की सबसे बड़ी हिंदी संस्था है। यहाँ पर मैं ट्रेजर हूँ। वहाँ पर 6 कॉलेजेस चलते हैं वहाँ पर। इसके सिवा कई ऐसे दूसरे संस्थाएँ हैं। हैदराबाद एडियट चिल्ड्रन सोसाइटी राधा कृष्णा हूँ, वहाँ पर भी मैं इन्वॉल्व हूँ एज ए ट्रेजरर। गवर्नमेंट कॉलेजेस है यहाँ पर, ITI 2 कॉलेजेस है, उसमें मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ। ऑफ विच 2 कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर मैं चेयरमैन हूँ। इसके सिवाय गांधी ज्ञान मंदिर, उसका मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ। कई जगह ऐसे मेरा, और तिरुपति के अंदर गौशाला है, राधा गोविंदा गोरक्षा ट्रस्ट, उसके अंदर भी मैं एज ए पहले मैनेजिंग ट्रस्टी था, मगर मेरे पास काम वर्कलोड ज़्यादा होने से मैं ट्रस्ट बोर्ड के अंदर हूँ। सिंस इंसेप्शन से अबाउट 25 साल से उसके अंदर हूँ। इसके सिवा काफ़ी सारे संस्था मेरा जुड़ी हुई है और इसमें जितना हो सकता है उतना सामाजिक काम करता हूँ। ऑल आर रेम्यूनरेटिव, चैरिटेबल काम है, इसका हम कोई रेम्यूनरेशन नहीं लेते हैं। हमने सुना है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देते हुए गरीब छात्रों के संदर्भ में बहुत कुछ योगदान देते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं। आपने अब तक जैसे भी कार्य किए हैं, थोड़ा हमको बता सकेंगे? मैं मीडियम क्लास सोसाइटी से आता हूँ, तो मेरे को मीडियम क्लास के और लोअर क्लास का क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे मालूमात है। मैं चाहता हूँ मीडियम क्लास सोसाइटी वाले जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या लो क्लास वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो आगे बढ़ना चाहिए। और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एजुकेशन करके वो आगे बढ़ते हैं तो उसमें 2 फैमिली का फ़ायदा होता है। एक तो खुद का फ़ायदा होता है, शादी के बाद में इन लॉज का भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं उनको प्रोत्साहन करता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनको मैं हेल्प भी करता हूँ। इन द कॉलेज के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू मैं हेल्प भी करता हूँ, उनको कंसेशन देता हूँ। और जो स्कॉलर बच्चे होते हैं उनको हम काफ़ी सारी हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग हम उनको दूसरे भी शिक्षण देते हैं, जिसके अंदर खुद वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके और अपना खुद न खुद अर्निंग कर सके। क्योंकि सभी लोग बड़े नहीं होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं। तो उनको हम प्रैक्टिकल कोर्स पढ़ाते हैं, पढ़ाते वो कुछ पार्ट टाइम काम कर कुछ न कुछ अपना कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा यही है, कोई भी अनपढ़ नहीं रहे और आगे बढ़ते रहे, जिसमें उनका खुद का कल्याण हो। कल्याण हुआ तो उनका अपना स्टेट का जहाँ रहती है वो सिटी का कल्याण हो जाता है, स्टेट का होता है, और उसी तरह देश में भरभराट आगे बढ़ जाता है। काबरा जी, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस पेशे से जुड़ने की आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके पीछे आपका उद्देश्य इतना बड़ा आपने किस लिए बनाया? मेरे पिताजी बिजनेस करते थे, तो मैं कभी कभी उनके साथ बिजनेस के लिए वहाँ पर बैठता था। तो मेरे को फाइनेंस में रुचि लेना शुरू कर दिया मैंने। फाइनेंस में रुचि लेते लेते फिर मैं मालूम किया कि फाइनेंस के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। मुझे उसकी ज़्यादा आइडिया नहीं थी सीए के बारे में नांदेड़ के अंदर। जब पता चला कि सीए बहुत अच्छा कोर्स है, सिंस मेरी रुचि फाइनेंस में थी, इसलिए मैंने सीए का कोर्स चूज़ किया और उसके अंदर मैं आगे जा रहा हूँ और इसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ फाइनेंस में। काबरा जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में विशेष प्रकार से किस सब्जेक्ट को ध्यान दे करके काम करते हैं?
क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट बहुत विस्तारित सब्जेक्ट है, जिसमें इनकम टैक्स है, बहुत सारे करों के विभाग है, जिसमें आपका ध्यान अधिक किस में होता है? मैं इसका जवाब देने के पहले मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ। मैंने जब सीए पास किया था तो मैं सोचा कि मेरे को सब तरह का नॉलेज चाहिए, लेबर से लेकर टॉप ऑफिसर का, अगर क्योंकि मेरा तय था कि मैं प्रैक्टिस शुरू करूं और प्रैक्टिस ही मेरे को शुरू करना था, सर्विस में जाना नहीं था। तो लेबर की मेंटालिटी, मीडियम क्लास की मेंटालिटी, हायर क्लास की मेंटालिटी मालूम होना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के अंदर। मैंने उस तरह के मैंने कुछ कंपनी में ट्रेनिंग लिया। इवन आई वर्क एज ए वर्कर इन फ्यू ऑफ द कंपनी एंड स्टार्टेड देन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस करने के साथ साथ सीए के साथ साथ बहुत ज़रूरी है अपने को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज कई एक्ट का, कई रूल का होना ज़रूरी है। तो मेन चीज़ मेरा तो स्पेशलाइज इनकम टैक्स ऑडिट में है, मगर उसके साथ मैंने काफ़ी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने एलएलबी किया 2 साल, एमबीए किया 2 साल का, डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट किया वाला, ये नॉलेज मेरे को बहुत हेल्प हुई। इसके साथ जनरल लॉजिस्ट एक्ट, ऐसे कई एक्ट मैंने बेसिक नॉलेज मैंने प्राप्त किया। और बेसिक नॉलेज करने की वजह से ही मैं यहाँ पर सक्सेस हो सका हैदराबाद में। दूसरी बात, मेरे इन लॉ साबू जी, इनके काफ़ी हेल्प हुई मेरे को प्रैक्टिस में। उनका काफ़ी यहाँ पर नाम था सोशल में, बिजनेस में, उनके वजह से मैं आगे बढ़ पाया। हाँ, और मेरा नॉलेज, मेरी मेहनत, जब काम आने के बाद में आई हैव टू डिलीवर द रिजल्ट टू द पार्टी, डिलीवर करता था तो मेरा काम बढ़ते गया। इसलिए बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है वेरियस एक्ट का। तो मैंने इस तरह मैंने आगे आगे बढ़ाया। अच्छा, आपने साबू साहब का नाम लिया। हैदराबाद में एक साबू मोटर्स है और एक साबू डॉक्टर साबू के नाम से मशहूर है। आप क्या ये दोनों परिवार एक ही हैं? ये दोनों परिवार ये कि डॉक्टर साबू है सो मेरे काके ससुर है, और आर के साबू अभी नो मोर, वो गुजर गए हैं। इनका काफ़ी बड़ा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। ये आरकेएस मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करते हैं, साबू मोटर्स के नाम से करते हैं, साबू ऑटो के नाम से करते हैं। काफ़ी इनका बड़ा बिजनेस है। मारुति की एजेंसी है, अशोक लेलैंड की एजेंसी, टू व्हीलर की एजेंसी है सुजुकी की, और इनका बिजनेस विजयवाड़ा में भी है। वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी ऑटोमोबाइल का बिजनेस इन लोगों का। आप तेलंगाना राज्य आईटीआई कॉलेजेस के जो व्यवहार को देखते हैं, उसके कमेटी के जो मेंबर हैं आप, उसके संबंध में आपके कुछ अनुभव बताएंगे आप? मैं अबाउट 7 साल से आईटीआई कॉलेज के अंदर 2 गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ। जब मैं कमेटी मेंबर बना तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर पसंद नहीं आई और वहाँ अव्यवस्थित थी। ये बोलना ठीक नहीं रहता, मगर मैं बता रहा हूँ अव्यवस्थित थी। तो हमने धीरे 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 विद द हेल्प ऑफ अदर मैनेजिंग कमेटी मेंबर हमने सुधारी है। और अभी जो यहाँ का एक आईटीआई कॉलेज है जिसमें स्पेशली गर्ल्स को परमिशन मिलता है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन तेलंगाना है। तो वहाँ पर काफ़ी सुधारना करना पड़ा और अभी भी हम सुधारना कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ग्रांट दीजिए। ग्रांट देने के बाद में और भी काफ़ी एक्टिविटी वहाँ करना है। और मेरा विचार है विद इन 2-3 ईयर्स इट विल बिकम नंबर 1 इन द तेलंगाना, नॉट ओनली इन हैदराबाद। वैसा हम प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसके लिए हमको हेल्प करती है। जिस समय आपने आईटीआई कॉलेजेस का प्रबंधन समिति का जो भार ग्रहण किया था, उस भार के दौरान आर्थिक सहायता सरकार द्वारा कुछ प्राप्त होती थी? हाँ, सरकार अनाउंस जरूर करता था पैसे, मगर टाइम पर ग्रांट नहीं मिलती थी। अब मगर हम जब एप्लीकेशन देते हैं तो जब कॉलेज आगे बढ़ रहा है, उनको मालूम है कि काफ़ी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, तो सरकार ग्रांट देता है। थोड़ा लेट जरूर होता है मगर ग्रांट उनकी मिलती है हमको कॉलेज के लिए। अभी आप सरकारी कॉलेज आईटीआई कॉलेज का भी आपने कार्यभार देखा है और अपने समिति का, समाज के कॉलेज चलते हैं, केडिया कॉलेज जो चलता है उसका भी देखा है। आप उसकी तुलना किस प्रकार से कर सकते हैं? एक्चुअली स्पीकिंग मैं नहीं कहना चाहिए, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का वर्किंग और प्राइवेट कॉलेज का वर्किंग काफ़ी डिफरेंस है। जैसा मैंने कहा कि मैं जब मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ गवर्नमेंट का 2 आईटीआई कॉलेज में, अभी हमने काफ़ी वहाँ सुधारा है। और मेरा विचार है कुछ साल और ज़रूर लगेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज इक्वलेंट हो जाएंगे प्राइवेट कॉलेज के, मगर उस पर काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है मैनेजिंग कम्युनिटी को। और गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करना चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन रहते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी समझ जा रही है अगर आगे बढ़ना है और आगे कुछ काम करना है तो इनको थोड़ा बहुत फ्रीडम देना चाहिए। तो ये दोनों कॉलेज ही धीरे धीरे एट द मोमेंट टाइम जरूर लेंगे, अपन एक लेवल पर आ जाएंगे। आपकी दीर्घकालीन चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाओं को देखते हुए हाल ही में महेश बैंक ने आपको मानद निदेशक का पद दिया है। इसके संदर्भ में आपके अनुभवों को जरा बता दीजिए। मैं पहले आया था यहाँ पर 1982-83 में, जब मैंने महेश बैंक का इंटरनल ऑडिट करता था। तो उस समय ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे जब मैनेजिंग डायरेक्टर ने हमको डांट दिया था, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका और हैदराबाद का काम करने का तरीका में बहुत डिफरेंस था। मैंने तो बॉम्बे से ट्रेनिंग लिया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने कुछ सजेशन दिया था तो उनको पसंद नहीं आए, क्योंकि वो सेशन सब मैनेजमेंट के अगेंस्ट में जा रहे थे। उसी टाइम में मैं सोचा था एक दिन ज़रूर आएगा और मैं डायरेक्टर बनूंगा महेश बैंक का। वो टाइम आ गया और मेरे को आरबीआई द्वारा
उन्होंने नॉमिनेट किए वाला, ऑफकोर्स इन लोगों ने यहाँ के मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने अप्रूव किए वाला, आरबीआई ने नॉमिनेट किया और अभी मैं वहाँ पर हूँ। तो अभी पहले हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग में हम तय करते हैं, मीटिंग में 5 मेंबर रहते हैं, दूसरे भी है इसमें टेक्निकल आदमी भी है, वो फिर रेगुलर मीटिंग को जाता है, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बैंक की वर्किंग है, बैंक के लोन है, बैंक के एडवांसेस है, बैंक के डिपॉजिट सब हम पहले तय करते हैं। वो तय करके फिर हम सेशन कमेटी को देते हैं, उनकी जो मेन मीटिंग है, फिर उसमें जाते फिर उसके ऊपर एक्ट करते हैं, हम जो सेशन दिए उसके ऊपर। अगर उनको कुछ चीज़ें नहीं जची तो वापस वो हमको रेफर करते हैं, साहब हमको परमिट कीजिए ये काम करना। तो अकॉर्डिंगली अच्छी वर्किंग होती है। और अभी महेश बैंक के 45 ब्रांचेस है, वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन द साउथ इंडिया महेश बैंक। काबरा जी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का जो आपका प्रैक्टिशनर्स का मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, उसके अपने अनुभवों को विस्तार से बताइए। 2002 से मैं अभी तक कमेटी के मेंबर के अंदर हूँ। मैं 4 साल ट्रेजरर रहा, 4 साल जॉइंट सेक्रेटरी रहा और लास्ट ईयर में वाइस प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन का। कल इसकी मीटिंग है दिल्ली में, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए। और वहाँ पर काफ़ी इसके जो मेंबर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट है, टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और काफ़ी सारे लोग हैं, जजेस भी हैं, जो रिटायर्ड जजेस वो भी मेंबर है। इसमें ऑल ओवर इंडिया की जो बजट प्रोड्यूस करती है फाइनेंस मिनिस्टर, उनको हम सजेशन देते हैं, हमारे सजेशन काफ़ी एग्री हो जाते हैं। और मेरे को जब मैं ट्रेजर था तो लास्ट 45 ईयर के अंदर मेरे को बेस्ट ट्रेजर का अवार्ड मेरे को दिया गया दिल्ली के अंदर। हमने ऐसा काम किया वाला है और मैं समझता हूँ विद इन फ्यू टाइम इट विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और काफ़ी सारे हम जो सुझाव देते हैं बजट के लिए वो फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं। गांधी ज्ञान मंदिर एक प्राचीन संस्था बनी हुई है, हैदराबाद की प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृति में बनाई गई है। इस संस्था के आप मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं। क्या इस संस्था को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुदान या किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त है? मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर जरूर हूँ और यहाँ पर हम योगा क्लासेस चलाते हैं, दूसरा जनरल सेशन भी देते हैं और ये धीरे 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 काफ़ी आगे बढ़ेगा। एज ऑन टुडे हमने भी गवर्नमेंट को लिखा नहीं है, खाली ओरल दिया पिटीशन कि हमको मदद करो। गवर्नमेंट ने कुछ अभी तक अनुदान नहीं दिया तो हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं और जो क्लासेस वहाँ चलते हैं योगा के या दूसरा जनरल क्लास, उससे हमारा जो पैसा निकलता उसका भी मेंटेन हो जाता। बिल्डिंग के लिए ज़रूर गवर्नमेंट ने हमको पैसा दिया था, बड़ी भारी बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी है और डेली वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहते हैं। और हमारी अब हम सोच रहे हैं अभी हम मीटिंग नेक्स्ट मंथ में मीटिंग करता हम गवर्नमेंट को ज़रूर लेटर लिखेंगे कि हमने ये एक्टिविटी की हुई है और हमको ये एक्टिविटी करना फ्यूचर में, तो हमको मदद कीजिए। आई होप गवर्नमेंट में कंसिडर फेवरेबली और लगता है कि गवर्नमेंट हमको हेल्प करेंगे, अनुदान देंगे इसके लिए, तो हम काफ़ी एक्टिविटी वहाँ कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि राज्य सरकार मंदिरों को सहायता प्रदान कर रही है, मंदिरों का विकास कर रही है, ये भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की संस्था होने के नाते ये आप सरकार की दृष्टि में ले जाएंगे? हम जरूर कोशिश करेंगे इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके बारे में सोचेंगे और हमको कुछ न कुछ अनुदान देंगे। अनुदान देने के बाद में हम इसमें काफ़ी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं। इसके ऊपर गांधी जी के चरित्र के बारे में, गांधी जी की एक्टिविटी के बारे में, इंडिपेंडेंस कैसा अचीव किया उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हम करना चाहते हैं। मेरे को लगता है ये हमको और 2-1 साल लगेंगे पूरा करने के लिए, क्योंकि इसमें सब लोगों का एक जनमन करना पड़ता है, सबको मिलकर आगे चलना पड़ता है। और गवर्नमेंट को मिला के स्टेट गवर्नमेंट को भी हमने एक बार लेटर लिखा था, मगर उसको जवाब हमको इसका आया नहीं है। राजस्थानी समाज में महिलाओं के विकास के लिए या उनके शैक्षणिक योग्यता के विकास के लिए आपके द्वारा या आपकी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में? मैं समझता हूँ नारी विकास होना बहुत ज़रूरी है। नारी घर की लक्ष्मी रहती है। घर संतुलित चला, घर बरोबर चला तो सबकी प्रॉस्पेरिटी होती है, आदमी की भी प्रॉस्पेरिटी हो जाती है, घर भी आगे बढ़ जाता है। हम एज ऑन टुडे हम एजुकेशन के अंदर काफ़ी अग्रसर है नारी के बारे में। उनके बारे में हम लेक्चर मीटिंग भी होती है तो हम उनके नारी के बारे में कहते हैं कि भाई उनको पढ़ाइए, पढ़ाने से उनको सेल्फ बनाइए। ठीक है, सेल्फ बना कर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। वो हाउस वाइफ रहना चाहती है, शादी के बाद में हाउस वाइफ रहे, मगर हमें चाहती कि वो किस पर डिपेंड नहीं रहे। जो भी कुछ ना कुछ कला हो आए एजुकेशन के बाद। नॉट ओनली ये एजुकेशन, हम टेक्निकल ट्रेनिंग भी उनको देते हैं। जैसे हम सिलाई मशीन शुरू किया वाला, उसमें काफ़ी नारी लेडीज आती है, सीखते हैं, कुछ चीज़ें बनाती है, कुछ बेचती भी है। उसके लिए हमने मार्केट भी ओपन कर दिया। हमने कई संस्था से बात करी है, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बात किया था। जैसा भी रिसेंटली अब कोविड का पीरियड था, कोविड के अंदर मास्क के लिए हमारे कम से कम डेली नहीं बोलते 6 से 7 हज़ार मास्क बनाती है लेडीज, और हम गवर्नमेंट को देते हैं वो। ऐसा तो ऐसे कई स्टेप ले रहे हैं लेडीज़ के लिए ना। मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ दिनों में ही
नॉट ओनली ईयर, ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है, एजुकेशन बढ़ गया है, उनमें भी अवेयरनेस आ गया और आगे बढ़ेगा। और मेरी यही विनती है उनके पेरेंट को, मदर को और फादर को, कि वो अपने बच्चियों को पढ़ाए और आगे उनका ज्ञान बढ़ाए, इससे उनके लिए उनका जीवन सुधर जाए। महिला नवजीवन बालिका विद्यालय जो सुल्तान बाजार में है, उसके विकास में भी आपका योगदान रहा है क्या? महिला नवजीवन मंडल जो रामकोट के अंदर, उसका मैं ऑडिटर हूँ। मेरी वाइफ 2 बार प्रेसिडेंट रह चुकी है, सेक्रेटरी रह चुकी है। पर इनडायरेक्टली सिंस वो महिला चलाती है, मगर इनडायरेक्ट वेस में काफ़ी उनको मदद करती है, कुछ एक्टिविटी में मदद करती है, कुछ काम धाम में मदद करती है, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट के अंदर। जैसा हमको इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन करना है, ATG जो रजिस्ट्रेशन हुआ तो इनकम फ्री हो जाता उनको, और ATG में रजिस्ट्रेशन किया तो उनको डोनेशन फ्री हो जाता। ये एक्टिविटी में काफ़ी मदद करते हैं, उनके जो तकलीफ होती है उनको, और जो भी प्रॉब्लम आती है डे टू डे एक्टिविटी में, जब कंसल्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करते हैं। कई बार तो हमने कई बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप करा दी वहाँ के, 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक। तो वो भी उनको एक इस तरह कोशिश करते हैं कि और भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। वो इस तरह हम छोटा सा काम करते हैं नवजीवन महिला मंडल के। ये स्पॉन्सरशिप क्या होता है? बालिकाओं के लिए जो स्पॉन्सरशिप की बात बताए हैं, आप समाज को भी ये बताइए कि स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत क्या सहायता मिलती है उन्हें? स्पॉन्सरशिप के अंदर हम कुछ लोगों को पकड़ते हैं या कोई संस्था को पकड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं भाई ये गरीब घर से आई हुई बालिका है, इनको पढ़ाई कराना है, पढ़ाई के लिए उनका पैसा नहीं है, तो आप इनको मदद कीजिए। तो उनकी फ़ीस वो देते हैं, उनके बुक्स के पैसे वो देते हैं, जो भी उनको चाहिए, इंक्लूसिव जो अपना यूनिफॉर्म होता वो भी वो सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा हमने कुछ अमाउंट वहाँ फिक्स करके हुई है। अगर लड़की एडमिशन लेती है स्कूल के अंदर, तो उसको 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक इतना खर्चा लगेगा, लमसम हम बोल देते हैं इतना खर्चा है, वो फिक्स करा, तो वो उस तरह उनको फाइनेंशियली मदद होती है और उनका लड़के का एजुकेशन 10th तक हो जाता है। काबरा जी, मारवाड़ी शिक्षा समिति के विकास में आपका जो हमने देखा है योगदान, उसकी सर्वत्र सराहना सुनी है। आप अपने किए गए विकास कार्यों के संबंध में विस्तृत से जरा जानकारी देंगे? पहले मैं कन्वीनर था, कन्वीनर के अंदर काफ़ी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली है। वहाँ पर 12 कॉलेजेस हैं और 2 स्कूल है, उसमें से एक स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल है। मारवाड़ी शिक्षा समिति 98 ईयर्स ओल्ड संस्था है। हम 100 साल 2 साल के बाद में मनाने वाले मारवाड़ी शिक्षा समिति। इसके अंदर स्कूल से लेकर यानी LKG से लेकर PG तक कोर्सेज चलते हैं। पहला एक स्कूल है हिंदी मीडियम, दूसरा स्कूल है इंग्लिश मीडियम, फिर जूनियर कॉलेज है। जूनियर कॉलेज में 3-4 लाइन अलग अलग होते हैं, 3-4 जैसे MPC, CEC, BIPC ऐसे होते हैं। फिर बाद में डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज के अंदर 4-5 लाइन है, जैसा BCom ऑनर्स है, BCom कंप्यूटर है, देन BBA है, और BCom जनरल है, BCom एनालिटिकल है। ये ऐसे क्लासेज अलग अलग चलते हैं। उसके बाद में MCom है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, उसके अंदर भी है। फिर हमने MSc मैथमेटिक्स शुरू किया, फिर हमने फिर MBA शुरू किया। MBA 2 साल का कोर्स है। इसके अंदर अभी एज ऑन टुडे उनके 360 स्ट्रेंथ है। और फिर बाद में हमने LLB शुरू किया है। LLB का भी 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर अभी स्ट्रेंथ इसके 720 स्ट्रेंथ है। और हमें MSc मैथमेटिक्स भी शुरू हमने BCA शुरू किया। BCA 2 साल का कोर्स है। इन जनरल मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी सोसाइटी के अंदर एक बार बच्चा एडमिशन ले लेता है तो LKG से लेकर PG तक उसको पूरा ज्ञान मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम हम ये एजुकेशन करिकुलर के सिवा हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। हर वीक हम उनके लिए कुछ न कुछ ट्रेनिंग देते हैं जो प्रैक्टिकल को सीख पाए। जैसा फ्लावर मेकिंग है गर्ल्स के लिए, स्टिचिंग है गर्ल्स के लिए, बच्चों के लिए पेंटिंग है। कई प्रतियोगिता कंपटीशन हम लगाते हैं, उसके अंदर बच्चों को काफ़ी सीखने मिलता है। जैसा हमने LLM कोर्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया का हमने कोर्स करवाया है। इसके अंदर जो आए उनको हमने प्राइजेस भी दिए हैं। मूट कोर्ट कोर्स वो तो मूट कोर्ट करवाया, जिसका कोर्ट में ट्रेनिंग कैसा, एडवोकेट कैसा आर्ग्यू करता है, का उसका अपोजिट पार्टी कैसा आर्ग्यू करता है और जज उस किस तरह आर्ग्यूमेंट लिखती है, ऐसा कोशिश करते हैं। मैंने मेरे पीरियड में मैं ये सोचा कि हमारा संस्था नंबर 1 होना चाहिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, और काफ़ी चीज़ें हमने अचीव करी हुई है। ये गर्व की बात है और मुझे बहुत खुशी होती है कहने के लिए। हमारे रिज़ल्ट MBA के 100% है, LLB के 100% हैं, MCom के 100% है। स्कूल के तो कई सालों से 100% रिजल्ट आते हैं, दोनों स्कूल के, इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल के। MCom के 100% रिजल्ट है। और कई लोग हमारे बच्चे डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं। कई बच्चे ने
बोर्ड में नंबर 1 लाया, यूनिवर्सिटी में नंबर 1 लाए वाला है। ऐसी ये संस्था आगे बढ़ते जा रही है। 2 साल बाद में जैसा मैंने अभी कहा कि इनका 100 साल मनाएंगे, तो हमने हमारी एक काफ़ी बड़ी प्लानिंग है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि विदिन 2-3 मंथ हमारी प्लानिंग कंप्लीट होंगी, फिर वो योजना मनाते जाएंगे। जैसा अभी तक कौन कौन प्रेसिडेंट रहे, कौन सेक्रेटरी रहे, कौन ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, उसके बारे में क्या करेंगे। मैं यहाँ पर फिर बाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते बनते मेरे को कहेगा कि अब सेक्रेटरी बनने मेरे पास टाइम नहीं, पर काम तो पूरा ही पूरी संस्था का काम मैं देखता हूँ। अपॉइंटमेंट से लेकर, एजुकेशन से लेकर, किसको कुछ कंसेशन देना, क्या देना, किस तरह करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या करना, पूरा मैं हैंडल करता हूँ। और मेरे को मेरे जो बड़े आदमी हैं, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उनका पूरा 100% सहयोग मिले वाला है इसके लिए। इसलिए फ्री हैंड होने के नाते ये संस्था काफ़ी आगे बढ़ी हुई है। और हमारा जो कॉलेजेस है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हमने जो डिजिटल बोर्ड लगाई हुई है। मेरा इच्छा यही है कि कुछ एक और 6 महीने लगेंगे इसको। मेरा इच्छा यही है कि 6 महीने के अंदर हमारा पूरा कॉलेज डिजिटली बन जाना चाहिए। हर एक क्लास में बोर्ड लगाई हुई है। ऐसा कोई इतने बोर्ड हमने लगाए, वाइट बोर्ड लगाई हुई है। अभी तक कोई कॉलेज में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जो लोग प्रोफेसर लोग आते हैं, डीन लोग आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो कहते हैं कि साहब आपके कॉलेज में इंस्पेक्शन क्या किया, हमारी यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें अवेलेबल नहीं अपने अवेलेबल कर रखी है। और खुशी से हमको शाबाशी देते हुए चल जाती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अभी हमारी स्ट्रेंथ 3200 है, और मेरे को लगता है 4-5 साल में स्ट्रेंथ विल क्रॉस द 4000। काबरा जी, ये नैक जिसका मान्यता मिलती है, ये नाक के मामले में अपनी संस्था को क्या स्टैंडर्ड प्राप्त हुआ है, इसके बारे में कैसी प्रतिक्रिया आई है, हमको बताएंगे? लास्ट टाइम नैक हमारा हुआ था इंस्पेक्शन, तो हमको बी+ मिले वाला है। अभी इस टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं नैक के लिए, तो हम चाहते हैं कि इस टाइम हमको ये मिले, एटलीस्ट A+ नहीं तो नहीं ये मिले। तो वो हम वर्किंग चल रही है। अभी इसको हमको 6 महीने लगेंगे पूरी वर्किंग करने के लिए। काफ़ी उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, काफ़ी रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, और 4-5 साल का रिकॉर्ड उनको देना पड़ता है, पूरा स्कैनिंग करके। तो तैयारी अभी चल रही है नैक के लिए। मैं 6 महीने में हमको लगता है कि ये पूरी कंप्लीट होने के बाद में एटलीस्ट वी आर क्वाइट एश्योरेंस, हमको कॉन्फिडेंट है कि हमको ये तो डेफिनेटली हमको मिलेंगी। ये मिलने से ग्रेड बढ़ जाता है, संस्था का नाम बढ़ जाता है, ऑल ओवर नाम हो जाता है। और अभी ये खुशी की बात मैं कहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया का एजुकेशन मैगजीन निकलता है, उसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने हमको B+ दिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर B+ दिया वाला नैक के अंदर। तो हो सके A+ नहीं तो नहीं, मगर ये डेफिनेटली हमको इस टाइम में मिलेगा, क्योंकि उस तरह हमने सब प्रोविजन कर रखे हुए, सब कुछ अरेंजमेंट कर रखी हुई है, इसमें कोई लैकिंग नहीं है हमारे पास। काबरा जी, हमने सुना है कि आपके GHMC GMC बाल योगी है, पुरंदरेश्वरी है, अल्लाड़ी राजकुमार, ऐसे लोगों से भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। ये कैसे संभव हुआ आपको? मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं ऑडिट के और इनकम टैक्स के, उनके सहयोग से इनको मिलते रहा, फिर मेरे क्लाइंट बनते रहे। उनको जैसे ज़रूरत रही मेरे से इनकम टैक्स के बारे में, ऑडिट के बारे में मेरे को पूछते रहे हैं, और मेरे संबंध आते रहे। इवन अपने एक्स लॉ मिनिस्टर शिवशंकर जी मेरे क्लाइंट रह चुके हैं। अभी जो कांग्रेस के काफ़ी लोग मेरे क्लाइंट हो चुके हैं, जी प्रसाद है, ये कांग्रेस के है, वो भी मेरे क्लाइंट रह चुके हैं। अल्लाड़ी राजकुमार डिप्टी स्पीकर थे पार्लियामेंट, वो मेरे क्लाइंट रह चुके हैं। बालोगी साहब भी मेरे कंसल्ट करते थे इनकम टैक्स बारे में। काफ़ी ऐसे वो मेरा संपर्क है उनसे, और मेरा संपर्क मेरा खुद का नहीं था, क्लाइंट के थ्रू उनसे मीटिंग होती थी मेरी। क्लाइंट मेरे को मिलते थे और आगे बढ़ते गए हम लोग। जैसे उनको जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ उनको तकलीफ आई इनकम टैक्स में और उनके जो बिजनेस साइड में, तो मेरे कंसल्ट करते थे। काबरा जी, समाज को आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं एक चार्टेड अकाउंटेंट के नाते? मैं तो यही कहूँगा माहेश्वरी समाज के लिए, स्पेशली माहेश्वरी, ऐसा तो सब लोग समाज एक ही है, पर माहेश्वरी समाज के लिए उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को एजुकेशन देना चाहिए, अपने खुद के कदम पर खड़ा करना चाहिए। और उनको जितना एजुकेशन देंगे, एजुकेशन ऐसी लाइन है इसके अंदर आदमी की उन्नति होती है, चाहे वो सर्विस करो, चाहे बिजनेस करो, या कोई प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, एजुकेशन सब जगह काम में आता है। इसका रेस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, और आगे उनका बिजनेस करने का तरीका ही अलग होता है। मेरा तो यही कहना है समाज को, अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनको एजुकेशन दीजिए, इससे उनके लाइफ आगे, फ्यूचर एजुकेशन ही है। आगे बिजनेस तो चलता ठीक है, पर फ्यूचर एजुकेशन ही है। एजुकेशन अगर करें तो डेफिनेटली समाज आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार से आप शिक्षा के क्षेत्र के विकास के बारे में अपना कुछ सुझाव दे सकेंगे? राज्य सरकार को काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहिए एजुकेशन में। मैं समझता हूँ अभी थोड़ी चीज़ें अटक गई है, उनके पास आगे नहीं दे रहे हैं। जैसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, सिलेबस चेंज होना चाहिए, स्कॉलरशिप देना चाहिए, और काफ़ी जितना हो सके जो भी अप्लाई करे
कॉलेजेस के लिए, स्कूल के लिए, वो उनको फ्रीडम देना चाहिए। जितना फ्रीडम देंगे वो लोग इसके लिए, विद इन लिमिटेशन, उनके रूल्स रेगुलेशन में एजुकेशन बढ़ते जाएगा। मगर अब स्टेट गवर्नमेंट, मेरे को ऐसा लगता है कि उनके कुछ लैकिंग, उनके पास स्टाफ नहीं, जो भी उनकी लैकिंग है उतना नहीं कर पा रही है। नहीं तो अपना उस्मान यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टाइम बेस्ट यूनिवर्सिटी थी इंडिया में। अभी आज ऑन टुडे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है सेटबैक हुआ है, मगर आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर में डेफिनेटली वापस उस्मान यूनिवर्सिटी नंबर 1 हो जाएंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते आप बीकॉम के विद्यार्थियों को किस तरह से प्रोत्साहन करना चाहते हैं, थोड़ा अपने विचार से अवगत करें ताकि छात्रों को भी फायदा हो सके। जब मैंने किया था 1981 में, जब तो टफ था, हमको मालूम भी नहीं था कि उस टाइम बुक्स भी अवेलेबल नहीं होते थे, कोचिंग भी अवेलेबल नहीं होते थे। अभी तो सिचुएशन टोटली चेंज हो गया है। जो भी चीज़ें उनको ट्यूशन मिलती है, बुक्स मिलती है, नॉलेज मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें से सीख सकते हैं। अभी सीए करने के लिए हमारे टाइम में डिग्री बहुत ज़रूरी थी और मिनिमम मार्क्स आना बहुत ज़रूरी था, 50%। अभी वो इंटर पास होती है, डायरेक्टली सीए का आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं और इंटर के बाद 3 साल में साइमल्टेनियसली साथ में साथ बीकॉम करते हुए सीए भी कर सकते हैं। तो उनका अभी 21 ईयर में सीए हो जाता। हमारे टाइम में हमको 23 या 24 ईयर्स लगते थे सीए होने के लिए। आर्टिकलशिप हमारे टाइम में 4 साल की थी, अभी आर्टिकलशिप 3 साल के हो गए। और अभी रिसेंटली मेरे को सुनने आया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से कि ये कोर्स पूरा चेंज हो जा रहा है। अभी 3 साल के आर्टिकलशिप में 2 साल की आर्टिकलशिप की हुई है और 1 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहना चाहिए। मेरा कहना यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरमीडिएट होते ही सेकंड ईयर में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लें, सीपीटी एग्ज़ाम दें। सीपीटी एग्ज़ाम देगा, बाईपीसी सीपीटी की एग्ज़ाम देना, आईपीसी एग्ज़ाम होती है, फाइनल एग्ज़ाम होती है। 21 साल में अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो सीए बन जाता है। तो इस तरह तो ध्यान देकर। काबरा जी, वित्त विभाग हो गया, फाइनेंस हो गया, हर चीज़ के क्षेत्र में हो गया, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपका योगदान बता दीजिए। मैं कई सालों से, मैं जैसा बचपन में था, मैं स्कूल जाता था तो मेरे पिताजी सामाजिक कई कार्यों में बिजी रहते थे। तो कभी कभी हम पिताजी को बोलना, भाई हमारे साथ चलो खेलो, हम बच्चे थे तो पिताजी टाइम दे नहीं सकते थे कुछ न कुछ कारण की वजह से। मगर उनका नाम सामाजिक संस्था में जाने की वजह से काफ़ी नाम हो गया था और समाज की काफ़ी उन्नति हो गई थी। तो हमको बतलाते थे ये काम करना चाहिए। समाज के अंदर अभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मालूम नहीं है, अगर आप उनको नॉलेज दिए, बतलाए क्या होता है एजुकेशन, क्या होता है खेल को, सब लाइन का जनरल कैसा कि आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा जब से मैं सोचता था कि मैं भी समाज में कुछ न कुछ कार्य करूँ और लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, सब समाज के, नॉट ओनली आप मारवाड़ी समाज, मैं चाहता हूँ सब समाज के लिए कुछ कार्य करूँ, ये मेरी ड्यूटी होती है। तो मैं ये धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू किया है 20-25 साल से। अभी मेरा काफ़ी सारा टाइम इसमें ही चल जाता है। मेरे पास नहीं बोलता, अभी 17-18 इंस्टीट्यूशन है, नॉट ओनली अपने हैदराबाद के, ऑल ओवर इंडिया का ही मेरे पास है। तो ऑल ओवर इंडिया की मीटिंग में मैं जाते रहता हूँ, आते रहता हूँ, कुछ न कुछ काम करते रहता हूँ। मगर मेरी मेन लगन एजुकेशन लाइन में रहती है। आप लोग मेरे को इन्वॉल्व करते हैं दूसरी एक्टिविटी के अंदर, गौशाला के अंदर आपको बताया, जैसे मैं इंटरेक्टिव मंदिर के अंदर मैं मेंबर हूँ। मगर मैं ज़्यादातर काम करना चाहता हूँ एजुकेशन लाइन के अंदर ही है। और मैं चाहता हूँ कि ये करने से लोगों को इसमें जागृति आती है, एजुकेशन मिलता है तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से उनका नॉलेज बढ़ जाता है और सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी लाइफ बन जाती है। स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छी लाइन है, जो भी करे। क्योंकि आजकल कई तरह के किस्से सुनने आते थे उल्टे सुलटे। अगर पढ़ाई करी हुई लड़के रही है, एजुकेशन करते हुए लड़के रही है, तो वो कुछ ना कुछ अपने खुद के कदम पर कुछ ना कुछ गुजारा कर सकती है। चाहे सर्विस करो, प्रैक्टिस करो, बिजनेस करो। और मेरे ख्याल से ये चीज़ होना चाहिए। मैं समाज को यही कहूँगा कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एजुकेशन को बढ़ाइए, जिसमें उनका खुद का परिवार का प्रमोशन हो जाए, आगे बढ़े। इसके अलावा आप जो संस्था का विकास कर रहे हैं, आपकी कुछ सरकार से उम्मीदें हैं संस्था के लिए? एज ऑन टुडे तो मैं चाहता हूँ वो गवर्नमेंट इस संस्था को ध्यान नहीं दे रहे। काफ़ी सारे सोशल काम हम करते हैं जिसमें गवर्नमेंट की हेल्प होती है। नॉट ओनली एजुकेशन, हम मेडिकल लाइन में भी करते हैं। जैसे कोरोना पीरियड में काफ़ी सारा सोशल काम किया हम लोगों ने, मगर गवर्नमेंट का भी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा गवर्नमेंट इनके कायदे कानून संस्था के थोड़े ईजी बना देती है गवर्नमेंट, तो संस्था और भी आगे आएंगे, आगे और काम करेंगे। पर काफ़ी सारी एनजीओ जो अपनी इंडिया में हैं, खाली गवर्नमेंट काम करने से नहीं होता, गवर्नमेंट एनजीओ करने से काम काफ़ी आगे बढ़ा। और थोड़े नियम थोड़े संस्था के लिए ईजी कर दिए, जैसा भी काफ़ी सारे टाइट कर रखे गवर्नमेंट ने। तो और काफ़ी सारे संस्था, काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं और सोशल काम बढ़ सकता है। सोशल काम बढ़ने से पब्लिक की उन्नति हो सकती है और पब्लिक की उन्नति हुई तो ऑटोमेटिक देश की उन्नति होती है। अब अंत में हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप समाज को कोई संदेश दीजिए
जो संदेश 3 प्रकार का हो सके और शॉर्ट में दीजिए। मेरा संदेश तो समाज को ये रहेगा, मेन संदेश एजुकेशन कराइए। अपने बहू बेटियों को एजुकेशन कराने के बाद में उनकी जो भी इच्छा होती है, सर्विस करना चाहते हो सर्विस में जाने दीजिए। ये मत समझे कि बैकवर्ड के वैसा मैं कैसा सर्विस में भेजूँ या लोग मेरे को क्या कहेंगे, वो ध्यान न दे। लोग कुछ भी कहे, जिसमें अपनी उन्नति है, जिसमें अपने परिवार पर खुश रहते हैं वो कराइए। इसमें काफ़ी अपनी परिवार की तो उन्नति होंगी, प्रांत की उन्नति होंगी और देश की उन्नति होंगी। ये पहला मेरा एडवाइस है। दूसरी बात है संयुक्त परिवार, HUF हो सके जितना HUF में रहिए, क्योंकि आजकल देखा परिवार टूटते जा रहे हैं। टूटते जाने से डिसिप्लिन नहीं रह रही परिवार के अंदर। डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई स्टेप्स मैं दे सकता हूँ, मैं टाइम लिमिट होने से मैं बतला नहीं पाऊँगा। मैं संयुक्त परिवार होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे रहते हैं उनको दादा दादी उनके काफ़ी संस्कार मिलते हैं, संस्कार मिल रहे तो उनको ज़रूरी है। अभी दादा दादी साथ में नहीं रहते, माँ बाप ही रहते हैं, और कई दिनों के बाद में मेजर होते बच्चों को अलग कर देते हैं, बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। मैं कहता हूँ ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहा है, बच्चे आपस में रह रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ नहीं होने से संस्कार नहीं पा सकते। संस्कार नहीं पाने से उनको आगे चल के बहुत सारी तकलीफ आती है। खुद का खुद डिसीजन लेते हैं वो। कई बार मैंने देखा समाज का डिसीजन कहीं रॉन्ग होते हैं, रॉन्ग होने से घर टूट जाते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। संयुक्त परिवार मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सिटी विजन चैनल को आपने अपना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिटी विजन चैनल में आपने मेरे को बुलाया, इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में जो भी मेरी सेवाएं लगेंगी और जहाँ भी पॉसिबल रहेगा मैं आते रहूँगा और आपको सेवाएं देते रहूँगा, धन्यवाद। जिससे परिवार के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर उसका उपयोग हो सके। धन्यवाद काबरा जी, आप हमारे सिटी विजन चैनल को पधार कर हमें कृतार्थ किए हैं। हम आपके आभारी हैं। भविष्य में कामना करते हैं कि आपका सिटी विजन को पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।